नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का, दिमाग का और सबका ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं CHSL Tier 2 2023 के पेपर का सोल्यूशन। आप कहेंगे मैथ्स तो हमने कर लिया, दोनों सेट का, 2 नवंबर 10 नवंबर दोनों करवा दिया, अब 10 जनवरी जो भी था। अब क्या बचा हुआ है इंग्लिश में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इंग्लिश में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस तरह से पेपर को सॉल्व करें। कोई कह रहा है हिंदी मीडियम से हैं, प्रश्न बहुत उत्तेजक आ गए, एकदम दिमाग हिला दिया। तो इसमें हम मैथ्स छोड़ के, मैथ्स बार बार मुंह से निकल रहे, इंग्लिश के प्रश्न करने वाले और देखेंगे कि किस तरह से सोल्यूशन करना है, क्या दिक्कत आ रही है इंग्लिश में बच्चों को और किस तरह का पेपर आया था। ठीक है, तो चलो इंग्लिश के हम प्रश्न करेंगे, जितना हो पाएगा कोशिश करेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने की आपके साथ, आपको समझाते हुए। ठीक है, मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश के पेपर को एक्सप्लेन किया जाए और अच्छे से समझा के अगर प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो कैसे अप्रोच लगानी है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। इंग्लिश, अब इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इससे 40 प्रश्न आते हैं और 40 प्रश्न मतलब 120 नंबर हो गए, जो कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकते हैं और सिलेक्शन से बाहर भी निकलवा सकते हैं। तो मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है, मतलब सारे ज़रूरी है बट इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्शन छोड़ देना है, बट हाँ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ्स का सोल्यूशन मैंने करवा रखा है, दोनों शिफ्ट का आप जाके देख सकते हैं। चलो इंग्लिश पे आते हैं, छोड़ते हैं मैथ्स की बात। पहले प्रश्न में कहा गया, यानी कि इन फर्स्ट क्वेश्चन what is asked या what you have to do is select the option that expresses the given sentence in indirect speech। आपको indirect में बदलना है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपको दिया गया इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या सेंटेंस क्या दिया गया, राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। वाव का प्रयोग हुआ यानी एक्सक्लामेशन, तो एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लेम्ड लगेगा, एक्सक्लेम्ड के बाद दैट लगेगा, और व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस को हम जनरल सेंटेंस में बदलेंगे बट पास्ट में बदलेंगे, तो राकेश सेड दैट, राकेश सेड दैट। अगर यहाँ पे वाव ना होता तो क्या करते, राकेश सेड आई एम गोइंग देयर, मान लो ये सेंटेंस होता तो राकेश सेड दैट, आई उसने किसके लिए यूज किया था, राकेश के लिए, तो आई यूज होता उसके हिसाब से, जैसे राकेश ने कहा होता आई एम गोइंग देयर। मान लो राकेश ने कहा कि आई एम गोइंग देयर, तो राकेश सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, सेड टू लगा होता तो टोल्ड हो जाता, बट यहाँ पे सेड है तो राकेश सेड दैट, राकेश सेड दैट। आई किसके लिए उसने कहा था, उसने खुद के लिए कहा था, तो राकेश के हिसाब से आई का चेंज होता यानी ही, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता तो वाज गोइंग देयर हो जाता। लेकिन यहाँ पे वाव का प्रयोग है यानी कि एक्सक्लामेशन है, तो राकेश टोल्ड या सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड आ जाएगा और दैट तो लगेगा, यानी राकेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी जिस हाउस के बारे में कहा इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस आपका हो गया। एक्सक्लामेशन के बाद जैसे राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी यानी इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, दैट्स इट। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस के पहले अगर वाव है तो वाव को सीधे एक्सक्लेम्ड में चेंज किया, और जिस हाउस की बात करी उसके लिए सीधे सीधे पास्ट में आपको सेंटेंस लिख देना है कि इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, दैट्स इट। कुछ भी नहीं था, ये बहुत सरप्राइज नहीं था, ठीक है, सारो नहीं था, ठीक है, रिप नहीं यूज किया उसने, हुर्रे नहीं यूज किया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ अगर यूज करता तो ये एक्सक्लेम्ड विद समथिंग होता। टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, तो एक्सक्लेम्ड सिंपल क्यों आया, क्योंकि केवल वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस को इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, बस दैट्स इट। क्लियर। दूसरे सेंटेंस में कहा गया अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट करे। एक चीज याद रखना, ग्रामर की स्पेलिंग कई बार पूछ लेती है तो ध्यान रखना। देखो नीदर ऑफ, नीदर या नाइदर जो भी पढ़ते हो, नीदर ऑफ बिस्किट्स यानी कि नीदर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, नीदर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो नीदर ऑफ द बिस्किट्स यानी बिस्कुट्स में से जो बिस्किट्स आपको दिएंगे, बिस्कुट जो कहते हैं दिल्ली वाले, बिस्कुट जो भी आपके दिए गए या बिस्किट्स जो दिए गए हैं उसमें से नीदर ऑफ यानी 2 बिस्किट दिए गए हैं, अगर 2 से ज़्यादा होते नन ऑफ, अगर 2 दिए गए हैं नीदर ऑफ बिस्किट्स यू गेव मी, कंटेन आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, तो नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, तो इन दोनों में से करना है। अब एक बात बताओ, इज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, बताओ इज प्लस वर्ब कभी यूज हुआ, राम इज गो दियर आपने सुना, इज के साथ हमेशा वी का आईएनजी फॉर्म यानी जीरन फॉर्म यूज होता है, तो इज कंटेन तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी कंटेन्स, कंटेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब नहीं है।
आर कंटेंट, क्योंकि प्लूरल है तो आर कंटेंट होगा नहीं। इज कंटेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इज के साथ वर्ब का जीरेंट फॉर्म आता है, ठीक है। या मैंगोज आर रिपेन, ये इज एम आर के साथ या तो जीरेंट फॉर्म आएगा या तो पैसिव में होगा तो V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज के साथ कंटेन नहीं आ सकता, यानी कंटेन सिंगुलर वर्ब मिली, हमने मार्क कर दिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यानी आपने जो भी स्क्रिप्ट दिए है दोनों में से कोई सी चॉकलेट चिप्स कंटेन नहीं करता, ये कहना था। क्लियर। क्या पूछा गया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो आप ये सुपरिंटेंडेंट आज से नहीं पूछा जा रहा है, बहुत दिन से पूछ रहा है। सुपरिंटेंडेंट नहीं होता, सुपरिंटेंडेंट होता है। तो सुपर इंटेंडेंट सुपरिंटेंडेंट होता है, ठीक है, सुपर इंटेंडेंट। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता। इनकॉन्स, ये यहाँ पे इसको तोड़ के पढ़ेंगे, इनकॉन्सपीशियस। इनकॉन्सपीशियस मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगोचर होता है। और एक्सटेम्पोराइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब बढ़ा के तुरंत कर देना। एक्सटेम्पोर जो होता है उसी का एक्सटेम्पोराइज मतलब उस वर्ब बना दिया गया। एक्सटेम्पोराइज करना मतलब कि किसी चीज़ को तुरंत कर देना, या इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है, मतलब अगर मान लो किसी चीज़ को कम चीज़ थी उसको आपने एक्सटेम्पोराइज कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया, या पेस इंक्रीज करना, या किसी चीज़ की महत्ता को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोराइज करना। तो सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग पता चल गई, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न में यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या है वर्ड, सेंटेंस क्या है, अ फ्रेज और वर्ड्स रिटेन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कोई मर गया उसके याद में कोई वर्ड या फ्रेज लिखना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है भैया, कि किसी के याद में जो वर्ड या फ्रेज लिखा जाता है उसको एपिटाफ बोलते हैं। टॉम्ब स्टोन मतलब, टूम्ब स्टोन कुछ लोग बोलते हैं, टूम्ब स्टोन मतलब होता है कि जो अपना टूम्ब होती है यानी समाधि पे जो पत्थर होता है उसको टूम्ब स्टोन बोलते हैं। एपिग्राम होता है किसी चीज़ का उपसंहार करना। कैलीग्राफी होती है सुंदर राइटिंग। कैलीग्राफी क्या होती है, सुंदर राइटिंग। लाइक आई एम अ कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुंदर राइटिंग। मेरी राइटिंग देखी होगी तो मैं कैलीग्राफर हूँ, ठीक है, का उल्टा, ठीक है। तो एपिटाफ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति, आंख बंद करो, अ फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, जो व्यक्ति मर गया उसके याद में कुछ भी लिखना, उसको बोलते हैं एपिटाफ। पैसिव में बदलना है। पैसिव में कैसे बदलते हैं, ही इज ईटिंग। अब देखो ही इज ईटिंग, यहाँ पे दो चीज, सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ईट करना। सब्जेक्ट है ही, वो कौन खा रहा है, कौन लगाने पे, हु लगाने पे सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या खा रहा है यानी व्हाट लगाने पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्या कर रहा है, क्या लगाने से वर्ब आ जाएगी। तो आपने कहा वर्ब आ गए ईट, ऑब्जेक्ट है एप्पल और सब्जेक्ट है ही यानी वो। अब आपको पता है पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था, एप्पल, तो आप कहेंगे एन एप्पल, ठीक है। क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म था, इज का इज ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी था प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू होगा सब्जेक्ट पे खत्म होगा। तो एन एप्पल इज क्या, बीइंग कौन लगाएगा, इज के सीधे बाद बी की थर्ड फॉर्म आती है नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे राम इज ड्राइविंग अ कार, तो आ कार ऑब्जेक्ट हो गया, इज फिर क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो बीइंग ड्रिवन बाय राम सब्जेक्ट हो जाए। तो ऐसे देखो एन एप्पल क्या खा रहा है, एन एप्पल, तो ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी एन एप्पल। वर्ब जो थी इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग, यानी बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का एट होता है, ईट एट ईटन, तो क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, ईट का V3 यूज करना है, यानी ईटन बाई किसके द्वारा, ही। तो आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एन एप्पल, इज का इज लगाया, इज बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई किसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, यानी किसके द्वारा खाया जा रहा है, बाई ही होगा, नहीं बाई हिम होता है, बाई हिम। तो आपका सीधा सीधा बन जाएगा, हमने ऑब्जेक्ट उठाया एन एप्पल, इज लगाया, इसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाई कौन, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यानी एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाई हिम। वाज नहीं होगा क्योंकि इज था। हैज बीन तो कहीं है ही नहीं, हैज होता तब हैज बीन होता, वाज क्यों नहीं, क्योंकि ये इज है तो भैया वाज कैसे हो जाएगा। क्लियर। मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का एक सबसे आसान तरीका, सैड के बाद टू लिखा है, सैड टू
किसके? सोल्जर्स। अगर आपको किसी ने किसी से कहा, सेड टू समथिंग, सेड टू के बाद अगर कोई है यानी किसी को बताया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है, तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सिंपल सी बात। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कैप्टन ने सोल्जर से कहा फॉलो द एनिमी। कैप्टन क्या करता है? कैप्टन रिक्वेस्ट करेगा? नहीं। कैप्टन चार्ज करेगा? नहीं। कैप्टन बताएगा? नहीं। कैप्टन कमांड, देखो फॉलो द एनिमी ये कमांड है, तो क्या कर रहा है? कैप्टन कमांडेड किसको? टू द सोल्जर्स। अब यहाँ पे टू द सोल्जर्स, हिज सोल्जर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो हिज लिख सकते हैं, अगर हिज नहीं भी होता तो भी चलता। द कैप्टन कमांडेड, अब यहाँ पे हिज ही सोल्जर्स लगाया क्योंकि कमांड वो अपने सोल्जर्स को ही करेगा, तो द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर क्या करने के लिए? टू फॉलो ड एनिमी। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे कमांडेड आए से तो यहाँ पे टू लगा दिया, जो करने को कहा जाएगा, यानी जो अपोस्ट मतलब डुअल इन्वर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस होगा, डुअल इन्वर्टेड कॉमा यहीं से स्टार्ट होगा और खत्म होगा, उससे पहले टू लगा देंगे, दैट्स इट। जैसे द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स प्ले द गेम टाइटली, तो टोल्ड होगा, कमांडेड होगा। एडवाइज्ड भी हो सकता है क्योंकि कैप्टन एडवाइज भी कर सकता है। कैप्टन रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं क्योंकि कैप्टन है भाई, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा। प्लीज अगर होता तो रिक्वेस्टेड आ जाता, यहाँ पे अगर प्लीज होता प्लीज फॉलो द एनिमी, तो कैप्टन तो प्लीज कह नहीं रहा है, तो रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, चार्ज तो होगा नहीं, सेड तो है नहीं, ये कह नहीं रहा है, ठीक है। टू फॉलो द एनिमी, ये तो गलत था। वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आ गया? जो सेंटेंस लिखा है टू के बाद सेम सेंटेंस उतार देना है, ठीक है। तो कैप्टन ने क्या किया? कमांड क्या किया? किसको? हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी। आपको बाकी रिक्वेस्ट नहीं है, चार्ज नहीं है, सेट बताया भी नहीं, ठीक है। और ये तो ऐसे भी गलत था, फॉलोड नहीं होगा। कैप्टन ने क्या किया? कमांड किसको? अपने सोल्जर्स को क्या करने के लिए? एनिमी फॉलो करने के लिए। देखो ऐसे सेंटेंस आए ना तो आपको एक बार ढंग से पढ़ा करो। स्टैनली टू प्ले द वायलिन नाउ, नाउ का मतलब अभी, अभी का मतलब प्रेजेंट, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर में नहीं कूद जाना है। विद एन एमेच्योर, एमेच्योर बोलते हैं, एमेट्योर क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर। आपसे कहा गया स्टैनली डॉट 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 टू प्ले द वायलिन नाउ, नाउ का मतलब अभी, अभी का हेड होगा नहीं, वाच नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही। विल लर्न फ्यूचर की बात देगा, तो स्टैनली क्या कर रहा है? वायलिन प्ले करना सीख रहा है। नाउ यानी अभी, प्रेजेंट में रखना है, तो प्रेजेंट का एक ही ऑप्शन था, ये भी था, ये भी था, लेकिन विल लर्न टू प्ले वायलिन नाउ, विल फ्यूचर है, नाउ प्रेजेंट है, हमें रहना प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के साथ इज एम आर। तो स्टैनली क्या एम हो सकता था? नहीं, आई के साथ एम आता है। आर स्टैनली सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी स्टैनली इज क्या कर रहा है? मैंने क्या बताया था कि इज एम आर के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? जीरंड फॉर्म आएगी, यानी कि लर्निंग हो जाएगा। क्या कर रहा है? लर्निंग। स्टैनली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेच्योर या एमेट्योर इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर के साथ, एमेट्योर इंस्ट्रक्टर के साथ क्या करना सीख रहा है? कौन? स्टैनली क्या करना सीख रहा है? वायलिन बजाना। कभी सीख रहा है? अभी, यानी आजकल। हम ऐसा कह सकते हैं स्टैनली आजकल, आजकल तो प्रेजेंट हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना था, कुछ भी नहीं। बिल नहीं होगा, हेड नहीं होगा, वाज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रीजन मैंने बता दिया। इज क्यों होगा? वो भी रीजन मैंने बता दिया। क्या कहा गया? पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ द पार्ट्स में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज, यानी एरर फाइंड करना। इट वॉज द होम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर आपको होता है द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, इट वॉज द प्राइम होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु टुक द डिसीजन टू चेंज आ लॉस। आपको देखते ही पता चला आ लॉस क्या होता है भाई? आ लॉस, लॉस क्या है? प्लूरल। इसके साथ आ सकता है? नहीं। एन आ सकता है? नहीं। तो आर्टिकल क्या आएगा? द लॉज। कौन से लॉ? कोई स्पेसिफिक लॉ है, उसके साथ आर्टिकल, लॉज के साथ आर्टिकल द क्यों लगाया? एक तो ये भी मान लो कि आर्टिकल ए एन आ नहीं सकता, द लगेगा। दूसरा कोई लॉ, पर्टिकुलर लॉ है, इम्फेसाइज भी करना है तो दा का प्रयोग कर देना। द होम मिनिस्टर, द लॉज पर्टेनिंग टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू, यानी कि चेंज आ लॉज नहीं होगा, द लॉज होगा। एंड होम मिनिस्टर नहीं, क्यों? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबके साथ द का प्रयोग किया जाता है। द माइग्रेशन, माइग्रेशन के आगे द माइग्रेशन, पहली बार सुना। टू द माइग्रेशन, आपने सुना माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, यानी कि द माइग्रेशन नहीं होगा। कहाँ पे गलती होगी? आ लॉज नहीं होगा, द लॉज होगा। क्यों होगा वो बता दिया मैंने। देखो कहा कि सेलेक्ट द सेंटेंस, ये पहले हमारे टाइम पे ऐसे नहीं आता था कि स्पेलिंग भी देखना है और करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स भी देखना है, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे फोकस करना है। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। द नोवेल विथ इट्स इंट्रिकेट की स्पेलिंग क्या होती है?
इंट्रिकेट की स्पेलिंग क्या होती है? आपने कहा इंट्रिकेट की स्पेलिंग होती है INTRICAT, तो यहाँ पे यही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट मतलब होता है कि कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट बनाना, ठीक है। तो इंट्रिकेट खत्म, इंट्रिकेट से यहाँ पे गलत थी, तो ये तो हमारा होगा नहीं। आगे पढ़ते हैं। इंट्रिकेट प्लॉट एंड मल्टीफैक्टेड। मल्टीफैक्टेड क्या होता है? मल्टीफैक्टेड क्या होता है? मल्टीफैक्टेड क्या होता है? मल्टीफैसेटेड मतलब होता है, मल्टीफैसेटेड मतलब क्या होता है? कई सारे, फैसेट मतलब क्या होता है? फैसेट मतलब होता है पहलू, जैसे एक सिक्के के दो फैसेट्स होते हैं, यानी कि एक सिक्के के, एक कॉइन के दो फैसेट्स होते हैं। मल्टीफैक्टेड नहीं होगा, मल्टीफैसेटेड होगा। तो ये मल्टीफैक्टेड था, इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर्स कैप्टिवेटेड रीडर्स एंड लेफ्ट देम पॉन्डरिंग इट्स डीपर थीम्स लॉन्ग आफ्टर दे फिनिश्ड रीडिंग। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों को पढ़ना है। द नॉवेल विद इट्स इंट्रिकेट। इंट्रिकेट की स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत थी, यहाँ पे भी गलत है। अब यहाँ पे इंट्रिकेट भी सही है, मल्टीफैसेटेड भी सही है, तो अब इसको पढ़ के हिंदी मतलब भी जान लेते हैं। द नॉवेल विथ इट्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर्स कैप्टिवेटेड रीडर्स एंड लेफ्ट देम पॉन्डरिंग इट्स डीपर थीम्स लॉन्ग आफ्टर दे फिनिश रीडिंग। यानी जो नॉवेल था उसका प्लॉट इतना कॉम्प्लेक्स था कि, और उसमें इतने मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर्स थे, यानी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर, डिफरेंट पहलू वाले कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने रीडर्स को मतलब वो नॉवेल ने रीडर्स को कैप्टिवेट भी करा और साथ ही साथ उनको पॉन्डर यानी कि सोचने पे मजबूर कर दिया, मतलब इसके हिडन थीम्स, डीपर थीम्स को सोचने पे मजबूर कर दिया जब उन्होंने पढ़ के खत्म किया। यानी नॉवेल इतना मल्टीफैसेटेड था, यानी इतने पहलू थे, इतना कॉम्प्लेक्स था कि इन्होंने रीडर्स को कैप्टिवेट भी करा, साथ ही साथ उनको पॉन्डर करने पे यानी सोचने पे मजबूर कर दिया उसके डीपर थीम्स। और कब? जब उन्होंने पढ़ के खत्म किया। तो यहाँ पे क्यों गलत था? इंट्रिकेट की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे मल्टीफैसेटेड, यहाँ पे भी इंट्रिकेट, तो यहाँ पे दोनों स्पेलिंग सही थी। दोनों का मतलब, इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मल्टीफैसेटेड मतलब बहुआयामी कह सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसमें क्या करना है? एप्रोप्रिएट टेंस बताना। देखो आपको एक चीज बताऊं, मोहनिस एंड रवि दोनों सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन। अगर एंड से जुड़ते हैं तो क्या होता है भैया? एंड से जुड़ते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मोहनिस और रवि दोनों की बात की जा रही है, तो इस तो आ नहीं सकता, हैज आ नहीं सकता, हैज आ नहीं सकता, इसके साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल यहाँ पे आर, यही हो गया। मूविंग मूविंग देखना ही नहीं था। मोनिस एंड रवि, इसके साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन का जब प्रयोग होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मोनिस एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, दैट्स इट। सिनोनिम की बात की गई, सिनोनिम मैं तो इसको बोलता हूँ, यानी समान आर्थी की बात की गई। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? इफ़ समवन आस्क्स यू कि भैया मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट मतलब होता है हम्बल, तो हम्बल का मतलब मॉडेस्ट हो गया, ये तो ठीक है। बाकी सबका जान लेते हैं। कीन क्या होता है? कीन मतलब होता है किसी चीज़ को लेके बहुत ईगर होना, यानी इच्छुक होना, EAGER लिख लेना। ईगर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक होना। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग मतलब होता है कि मान लो कि यू से कि रोहित इज़ वेरी अम्यूजिंग गाय, मतलब बहुत ऐसे हंसा वसा देते हैं, हास्य करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं अम्यूजिंग। ब्यूटीफुल का तो मतलब आप जानते ही हो कि ब्यूटीफुल मतलब पाउडर लगा लिया तो ब्यूटीफुल हो गए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? हम्बल, ये सबको पता है, आदिकाल से पूछा जा रहा है, वो क्या है भाई? कसम लगे इतना आसान पेपर आपको कहाँ ही मिलेगा। आपको सारे प्रीवियस ईयर मतलब मेरे टाइम के प्रीवियस ईयर भी पूछे जा रहे हैं, अब आप तो पढ़ ही चुके होंगे। साफ मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ तेज होना, इसका क्या बताना? एंटोनिम। तेज होने का उल्टा धीमा होना, धीपा मतलब ब्लंट होना, ब्लंट आपका इसका एंटोनिम हो गया। हैंडी मीन्स क्या होता है? यूजफुल होता है, कोई चीज़ हैंड कहते नहीं, बहुत हैंडी, आईफोन बहुत हैंडी है, जबकि आईफोन हैंडी नहीं है, ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैग्नेटिक मीन्स होता है कि चुंबकीय। और किंडल्ड मीन्स क्या होता है? किंडल्ड मीन्स होता है कि मान लो कि कोई चीज़ का शुरुआत करना, काइंड ऑफ शुरुआत करना, तो किंडल्ड मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत करना। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय। हैंडी मीन्स होता है यूजफुल। ब्लंट मीन्स होता है मतलब ऐसे क्या डम टाइप का, डम वाला सेंस ले जाओ, यानी शार्प मीन्स तेज और ब्लंट मीन्स लेस, नॉट शार्प, या कह सकते हैं कि जैसे चाकू इज शार्प यानी नाइफ इज शार्प, बट चाकू अगर कहते नहीं कि चाकू अब नहीं चल रही यानी कि चाकू ब्लंट हो गई, ऐसा मान लो, ठीक है। आपको ईडियम की मीनिंग बतानी। इन हॉट वाटर, देखो ईडियम ना, मतलब मेरे हिसाब से ईडियम पढ़ना सबसे आसान होता है। क्यों? इन हॉट वाटर। अब आप अपने आप को, अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो आपको क्या होगी? खलबलाहट और परेशानी होगी। अब देखो मीनिंग देखो, द कंपनी फेस्ड challenges due to economic downturn but managed to overcome them। इसका क्या मतलब हुआ? हॉट वाटर मतलब परेशानी में होना।
The chef added spices to the dish to enhance its flavor and make it more delicious. इसका मतलब ये निकल रहा है The children enjoyed playing in the pool in a hot summer day. क्या ये परेशान हुआ? नहीं. ये जब शेफ ने स्पाइसेस ऐड करे फ्लेवर ऐड करने के लिए, क्या वो परेशान हुआ? नहीं. कंपनी बहुत चैलेंजेस फेस हुई, लेकिन किसके कारण? इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण, बट ओवरकम हो गई, मतलब वापस आ गई. क्या इसका यहाँ परेशान हुई? नहीं. यहाँ पे देखो तीसरे सेंटेंस में, आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल वेज सारा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल विद हर पेरेंट्स. यानी क्या हो गया? ट्रबल में आ जाना. तो इन हॉट वाटर का मतलब ट्रबल. अब एसएससी भी साड़ी हो गई, वो कहती भैया हम सीधे इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल नहीं पूछूंगी, मैं एक सेंटेंस पढ़ने का आपको वो दूंगी कि सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर करना है. तो समझ आ गया? इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी आपके ऊपर डाल दिया तो आप हो जाओगे परेशान. अब ये ना कहना गुनगुना डाल दूँ तब तो मजा आता है, नहीं, हॉट वाटर की बात की गई. क्लियर भाई? सही बताऊं, जब एग्जाम होता था मेरे साथ ये बीमारी हो जाती थी. द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट या एडिक्वेट स्लीप, यानी कि इनएबिलिटी, पर्याप्त नींद लेने की इनएबिलिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नींद ना आना. कहते नहीं नींदों में न दिन में पता नहीं कौन सा करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, वो वाला सीन है कि आंखों में नींदें ना दिल में करार. तो आंखों में नींदें ना होने का मतलब इंसोम्निया हो गया भैया, यानी कि आपको नींद ही नहीं आ रही. इंसोम्निया, नहीं सो पा रहा हूँ. इंसोम्निया मतलब होता है नींद ही नहीं आ रही है. ठीक है, तो आंखों में नींदें नहीं, इंसोम्निया हो गया उनको. इंसोम्निया मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडुकेट स्लीप, यानी कि आपको पर्याप्त नींद नहीं आ पा रही. एबिलिटी मतलब इनएबिलिटी मतलब आप एबल नहीं हो, उस कर नहीं पा रहे हो. पर्याप्त नींद ना ले पाने को क्या कहते हैं? इंसोम्निया कहते हैं. इंसोम्निया मतलब क्या होता है? पर्याप्त नींद ना ले पाना. मिथोमेनिया मतलब झूठ बोलने का बार बार ऑब्सेस्ड रहो आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ कि झूठ बोलने की आदत पड़ जाए. एंड्रोमेनिया मतलब क्या होता है? एंड्रोमेनिया मतलब होता है कि मेल का फीमेल के प्रति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया. एंड्रोमेनिया क्या होता है? कि मेल का फीमेल के प्रति या फीमेल का मेल किसी के प्रति हो सकता है, उसको बोलते हैं एंड्रोमेनिया. क्लियर? पायरोमेनिया क्या होता है? पायरोमेनिया मतलब होता है कुछ भी मिल जाए पैरों में फंसा के आग लगा देनी है. पायरोमेनिया मतलब आग. पायरो जहाँ पे देखिए रूट वर्ड आग का होता है, फायर. ठीक है, वो फायर वाला सूट वाला नहीं, फायर मतलब आग लगा देने वाला. कैसे आग बनाते हैं? आग लगा देने वाले को पायरोमेनिया कहते हैं. एंड्रोमेनिया क्या होता है? सेक्सुअल भी अट्रैक्शन किसी के साइड. मिथोमेनिया ऑब्सेस्ड विद मिथ. इंसोम्निया मतलब सोने का मतलब वो नहीं हो पा रहा है, सो नहीं पा रहा है. और पायरोमेनिया समझ में आ गया होगा. क्लियर? यानी आंखों में नींदें ना दिल में करार कोई गाना गाए तो आप सीधे कह देना इंसोम्निया होता है यार. ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो. अगला प्रश्न बोलो अंग्रेजी पढ़ाते हुए. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में बदला. टीम वन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट. क्या जीता? तो नहीं, कौन जीता? टीम. तो टीम हो गया सब्जेक्ट. ठीक है. वन द टूर्नामेंट, क्या जीती? टूर्नामेंट. क्या लगाने पे? ऑब्जेक्ट मिल गया. ठीक है. आफ्टर वीकेंड, ये ठीक है, ये लिखा रहने दो, इससे हमें नहीं मतलब. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से मतलब. आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. टीम ने टूर्नामेंट को जीत लिया हार्डवर्क और कमिटमेंट के साथ. तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी टूर्नामेंट के बाद क्या लगेगा? वोन है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का वाज होता है, वाज या वर. तो टूर्नामेंट है तो सिंगुलर है तो वाज आएगा. वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को वाज के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म. वोन. बाई के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट. किसके द्वारा? टीम के द्वारा. बाई टीम. यानी आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया. बाई, मैंने क्या बताया? बाई, फिर सब्जेक्ट जो था उसको बाई टीम. किसके द्वारा? टीम के द्वारा. तो हमने कहा टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया, या इसको पैसिव में बदलेंगे, हिंदी में सोच लो ना, टूर्नामेंट टीम द्वारा जीत लिया गया. तो टूर्नामेंट वॉज वोन बाई टीम. और आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क एंड कमिटमेंट, ये तो ऐड करते हैं. द टूर्नामेंट वॉज वोन बाई. अब देखो बाकी क्यों नहीं हो सकते. मान लो आपको नहीं भी पता तो कैसे करो. वोन यानी कि पास्ट में वाज ही आएगा, तो हैड बीन तो खत्म हो गया. टीम won the tournament. The tournament was won by team. Was winning by team? नहीं. Was being won by team? नहीं. Past indefinite है भाई. क्लियर हो गया? करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसकी. कंटेम्पलेटिंग मीन्स क्या होता है? कंटेम्पलेटिंग की स्पेलिंग आप आँख बंद करो और लिखो, मेरे साथ स्पेल करो सॉरी एक्सपेल नहीं, स्पेल करो. कंटेम्पलेटिंग अलग अलग, जैसे सुपर इंटेंडेंट, तो ऐसे कंटेम्पलेटिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में क्या करना? पेंसिव थॉट मतलब क्या? पॉन्डर. अभी पढ़ा था ना पॉन्डर मतलब होता है कि पॉन्डर या कंटेम्पलेटिंग मतलब होता है क्या? किसी चीज़ का गहन चिंतन मनन करना. तो चिंतन करने को कंटेम्पलेटिंग करते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है CONTEMP. टेम्परेचर वाला टेम्प,
कंसोल वाला कन, और प्लेटिंग तो प्लेट वाला आप जानते हो कि खाना प्लेटिंग प्लेटिंग कर देते हो। तो कंटेम्पलेटिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का चिंतन मनन करना। तो कंटेम्पलेटिंग की CUN नहीं होता, ये तो सबको पता होगा यार। कंप्लेटिंग नहीं, कंटेम्पलेटिंग मतलब कंटेम्पलेटिंग मीन्स किसी के बारे में चिंता करना, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, चिंता करना। तो या आंख बंद करो, कंटेम्पलेटिंग, याद हो गया क्या होता है, चिंता करना। पैसिव में बदलना, द रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क इफ देयर हैड बीन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अब आपको इफ देयर हैड बीन, ये तो कंडीशन दे दिया गया, कंडीशन पे फोकस नहीं करना। रेस्क्यू टीम सब्जेक्ट है, क्या करती, कंप्लीट कर लेती, वर्ब है, क्या कंप्लीट करती, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड। अब देखो कुड हैव का कुड हैव बीन चेंज होता है, ये आपको सबको पता है। तो कुड हैव से कैन हैव नहीं होगा, कुड हैव बीन यहाँ नहीं है, कुड हैव बीन यहाँ नहीं है, तो ये तो सही होगा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द टास्क सब्जेक्ट बन गया, कुड हैव का कुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट को डाल देंगे बाई में, बाई द रेस्क्यू टीम, सेम द रेस्क्यू टीम तो द रेस्क्यू टीम, बस। बाकी कंडीशन तो ऐसे लगा दो कंडीशनल। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, कुड हैव है तो कुड हैव का पैसिव में कुड हैव बीन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट चेप देंगे, बाकी का सेंटेंस उतार देंगे। आपसे कहा गया जो फेट यानी कि भाग्य में विश्वास रखा है तो आशावादी कहते हैं, या क्या बोलते हैं, हाँ आशावादी, फैटलिस्ट पूछा गया। फैटलिस्ट मीन्स क्या होता है मेरे भाई, फैटलिस्ट मीन्स होता है आशावादी। फैटलिस्ट क्या होता है, आशावादी होता है। सुपरस्टिशियस मतलब तो वो होता है कि जैसे सुपरस्टिशन में अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी कह सकते हैं। फैटल मीन्स खतरनाक होता है, और फ्लर्ट मीन्स होता है जो आप करना चाहते हो, जो मिल नहीं पा रहा है, फ्लर्ट आप कर नहीं पा रहे हो। तो फ्लर्ट मीन्स होता है फ्लर्ट करना किसी से, मतलब कुछ कह सकते हो कि फ्लर्ट इज काइंड ऑफ बटरिंग, ठीक है, किसी फेवर पाने के लिए बटरिंग करना, उसको फ्लर्ट। लड़की से अगर करोगे या लड़का होकर लड़की से करोगे, अपोजिट जेंडर से फ्लर्ट होता है। फैटल मीन्स हानिकारक होता है या खतरनाक होता है। फैटलिस्ट मीन्स होता है आशावादी, जो अपने भाग्य में विश्वास रखता है। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी। क्लियर। आपको क्या बताना है, सेगमेंट बताना जिसमें गलती है, गलती वाला हमें गलती पाना, भारतीयों को गलती बहुत जल्दी निकालना। द कमिटी रिक्वेस्टेड, कोई गलती नहीं। द चीफ इन्वेस्टिगेटर, किससे रिक्वेस्ट की, चीफ इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सही है। टू पर्सनली लुक आफ्टर द मैटर, टू पर्सनली यानी यहाँ तक कोई गलती मिली नहीं। कमिटी ने रिक्वेस्ट करी चीफ इन्वेस्टिगेटर को टू पर्सनली लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना। हम अपने बूढ़े घर वालों की लुक आफ्टर करते हैं। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। और लुक इनटू क्या होता है, लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लुक इनटू आना चाहिए। लुक इनटू, क्योंकि चीफ इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इन्वेस्टिगेट के लिए फ्रेजल वर्ब याद कर लेना। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक इनटू मतलब होता है किसी का इन्वेस्टिगेशन करना। तो चीफ इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट। तो लुक आफ्टर तो देखभाल हो गया ना, तो लुक आफ्टर ना के लुक इनटू। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द कमिटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू पर्सनली लुक इनटू द मैटर, यानी कि इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। लुक आफ्टर ना होकर लुक इनटू होगा, बाकी सब सही है। क्या पूछा गया, कहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है गिवन सेंटेंस को। रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वाज अबाउट टू बाइट हिम, ठीक है। इरिटेट किया इस प्रकार से कि वो काट ही लेता। अब आपको बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट ईडियम है जो उसको मतलब इतना इरिटेट कर दो कि वो आपके खिलाफ ही चला जाए, बाइट ही कर ले। इफ़ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, यानी कि वो वाली चीज़ होगी कि टीम तुम्हारा अच्छा कर रही है, 11 प्लेयर्स, उसको चेंज कर दो। यानी जो चीज़ खराब ही नहीं है उसको क्यों बदलना। तो इफ़ इट, ये कहावत है, इफ़ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, तो ये आपको पता ही है। इफ़ यू कांट बीट हिम ज्वाइन हिम, ये कई इस तरह भी कहते हैं, इफ़ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, ये पढ़ेंगे ऐसे, इफ़ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम। मान लो आप चुनाव लड़ते हो, आपको लग गया यार मैं तो 2000 वोट पाऊंगा, कोई 70,000, तो 2000 वोट के बदले जाओ अपना समर्थन कर दो, उसको नाम भी कमा लो। यानी अगर उसको हरा नहीं सकते तो समर्थन कर दो। तो इफ़ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, तो इसका मतलब ये हो गया। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, यानी कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ सही होनी चाहिए तो पहले आपको करना पड़ेगा। इसका ये मतलब, इफ़ यू प्ले विद फायर यू विल गेट बर्न, यानी कि अगर आग से खेलोगे तो जलना तो पड़ेगा। तो यही तो, अगर आप स्ट्रीट डॉग को परेशान करोगे तो कटना तो पड़ेगा, यही मतलब निकल गया, ठीक है। इफ़ यू प्ले विद फायर, कुत्ता यहाँ फायर हो गया, बर्न बिटन हो गया, दैट्स इट। क्या कहा गया, इसमें ना एरर हो सकती है, वो आपको बताना है। कहा कि दोज प्लेयर्स हु चूज नॉट टू प्ले, हु चूज, ठीक है, क्योंकि चूज दोज प्लेयर्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके तहत प्लूरल वर्ब आई। दोज प्लेयर्स हु चूज नॉट टू प्ले इन द लीग वर बैंड फ्रॉम प्लेइंग इन एन वर्ल्ड कप, इन एन वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड कप,
इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के साथ क्या आएगा? द। इन एन वर्ल्ड कप नहीं, इन द। और एन तो ऐसे भी नहीं, ठीक है, इन द वर्ल्ड कप। जो प्लेयर ने लीग में खेलने से मना करा उनको वर्ल्ड कप खेलने से, जो प्लेयर, तो उसके लिए एम्फेसाइज कोई वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, यानी कि आवर स्टार्स या आवर गोट्स विराट शर्मा एंड रोहित आर टारगेटिंग द वर्ल्ड कप 2024, तो द वर्ल्ड कप का यूज होगा, ठीक है। नो एरर ये सब हट गया, द वर्ल्ड कप का प्रयोग होगा। कहा गया इसमें अंडरलाइन उसका एरर हो सकता है, उसको बताना। द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग अ मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द। अ मोर कभी पढ़ा है? या बीइंग द मोस्ट इनोवेटिव लिख सकते थे, बिल्कुल द मोस्ट कर सकते थे, सुपरलेटिव डिग्री आ सकती थी। आ मोर इनोवेटिव, आ मोर इनोवेटिव, आ के साथ आपको पता है मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। मोर कब लगता है? जब तुलना करनी होती है। यहाँ पे तुलना हो रही है, यहाँ पे तो बताना है ना कि इनोवेटिव मूवी है, तो द फिल्म रिसीव्ड, यहाँ कोई गलती नहीं थी। क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग, एक्लेमेट नहीं है, एक्लेम फॉर किस चीज़ के लिए? एक्लेम फॉर एकदम सही है। फिल्म रिसीव्स, द फिल्म रिसीव्ड है, पास्ट ईयर की बात की गई, यानी मतलब हो चुकी है घटना, तो रिसीव्स नहीं होगी। इन द ईयर मूवी ऑफ द ईयर होती है, इन द ईयर मूवी ऑफ द ईयर, यानी उस साल की ना उस साल में, तो आपको एक ही पार्ट में एरर दिखी क्या? द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग एन इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। और या ऐसा भी अगर मान लो द मोस्ट ऑप्शन दिया हो गया होता, द मोस्ट इनोवेटिव, तो बिल्कुल हो सकता था द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग द मोस्ट इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर, हो सकता था, ठीक है। तो द मोस्ट हो सकता था, या आ नहीं होगा, एन इनोवेटिव। एन क्यों? इनोवेटिव के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? का। अगर आ इनोवेटिव होता तो भी गलत था, क्यों? क्योंकि इनोवेटिव आई से स्टार्ट होता है, वोवेल से स्टार्ट या वोवेल साउंड करने वालों के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बेस्ट इडियम का प्रयोग करना मतलब बताना है कौन सा है, ठीक है। आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। मुझसे ज्योमेट्री नहीं हो रही थी, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो रहा था, मैंने अपने टीचर को बोला। मैन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, ये वाली बात हो गई कि 22 पे 4 थी इंडिया और रोहित शर्मा आया। व्हेन गोइंग गेट्स टफ, यानी कि मैच टफ हुआ, तो टफ यानी कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो खेलता जाता है। विराट ने ऐसे कितने मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जब इंडिया 12 पे 3 थी, तो क्या हुआ? गोइंग गेट्स टफ यानी प्लेइंग गेट्स टफ, तो द टफ यानी द विराट गेट्स गोइंग, यानी द विराट नहीं, तो मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ कि समझ आ जाए। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, यानी जब सेल करना कठिन होता है तो जो टफ आदमी होता है, जैसे कहते हैं नहीं कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कितना भी फेल हो रहे हो, यानी आपका जर्नी टफ हो रही है, बट यू आर टफ, यानी यू कीप गोइंग। तो कहा गया व्हेन द प्रिपरेशन या व्हेन द एग्जाम गेट्स टफ, द टॉपर्स गेट्स गोइंग, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, वही है कि जो आप आशा करते हो हमेशा मिलता नहीं। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी कि अगर कहीं कुछ गलती हो गई, यानी झूठ बोल के सच नहीं हो जाता, झूठ बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, ये वाली कहावत है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, ये क्यों? हमने कहा मैं अकेले सॉल्व नहीं कर पाता, हमने अपने टीचर से मदद। टू हेड्स आर बेटर देन वन मतलब कि 2 लोगों की सलाह से काम हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये इडियम नहीं है तो कह सकते हो फ्रेज है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी कि ज़्यादा लोगों की सलाह समझदारी या आपको सोल्यूशन दे देती है, इसका मतलब होता है। तो हमने टीचर से पूछा, यानी सोल्यूशन मिल गया, तो टू हेड्स आर बेटर देन वन। बाकी सबका मीनिंग आपने देखा, इसका भी एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, लेकिन इससे यही सेंस निकलता है। क्लियर हो गया? कहा गया सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर हो सकता है, बताना। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक यू एंड ही, कोई दिक्कत नहीं, शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। कहीं आप बताओ कोई सिंसियर स्टूडेंट्स, आपके जैसे आप और उसके जैसे सिंसियर स्टूडेंट, शुड स्टडी ये सलाह है, आपको पढ़ना चाहिए रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं, टू पास द एग्जामिनेशन, क्या करने के लिए? पास करने के लिए एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं थी, नो एरर। ये देखो आई यूज, इसमें बताना है कि अप्रोप्रिएट होमोनिम, होमोनिम मतलब कि दोनों में जो काम कर जाए, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम का, होमोनिम मतलब होता है एक ही वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह पे निकल रहे हैं, उसको होमोनिम बोलते हैं, ठीक है। अभी तक पहले सिनोनिम आता था, फिर एंटोनिम आने लगा, अब आ रहा है होमोनिम। आई यूज क्लाइंब टू वेट, नहीं, आई यूज अ क्लाइंब क्या यूज किया? क्लाइंब नहीं। आई यूज क्रॉल या आई क्रॉल्ड, अगर केवल होता आई क्रॉल टू वे माई इंग्रेडिएंट वाइल। क्रॉल मतलब क्या होता है? क्रॉल करना, रेंगना मतलब होता है, रेंगना कोई मतलब नहीं। हॉर्न, आई यूज अ हॉर्न टू वे माई इंग्रेडिएंट वाइल कुकिंग। हमने एक बात बताओ, हम वे करने के लिए यानी वेट करने के लिए कोई चीज़ का वजन करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैमाना, तराजू हो सकता है। तराजू का मतलब क्या होता है? स्केल, यानी आई यूज अ स्केल टू वे माई इंग्रेडिएंट वाइल कुकिंग, यानी इंग्रेडिएंट तोलने के लिए मैं स्केल यानी तराजू का प्रयोग करता हूँ।
द माउंटेनियर इज गोइंग टू स्केल, स्केल द रॉकी हिल्स मतलब चढ़ना, स्केल मतलब नाप देना। तो वो क्या कर रहा है, कहते हैं ना कि 60 किलोमीटर नाप के आया हूँ, नाप मतलब चल के आया हूँ, तो उस सेंस में तो स्केल के दो मतलब निकल रहे, एक तो नाप देना और यहाँ पे माउंटेनियर इज गोइंग टू स्केल द रॉकी हिल्स, यानी कि स्केल मतलब यहाँ पे चढ़ाई करना हो गया और यहाँ पे नापना तो क्या तौलना हो गया, ठीक है। तो स्केल दोनों जगह यूज किया जा सकता है। आपसे कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। I decided to call out to various bookstores in the area to see if any of them had book I needed। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले जानना कि कॉल ऑन क्या होता है, ठीक है। देखो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के को कॉल ऑन देना, मतलब उसके घर पे जाना, यानी पे अ विजिट को कहते हैं, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जो मैंने 8 साल पहले पढ़ा था, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, 2017 में पढ़ा था, ठीक है, 7 साल तब भी हो गए। कॉल ऑन मतलब होता है कहीं जाना, पे अ विजिट, आई कॉल्ड ऑन हिम यानी आई पेड अ विजिट टू हिज या हर होम, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, कहते नहीं मैच हैड बीन कॉल्ड ऑफ या मैच वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। कॉल्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। कॉल अराउंड मीन्स क्या होता है, कॉल अराउंड मीन्स होता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत लोगों को कांटेक्ट करना या कॉल करना ताकि हमें सोल्यूशन मिल जाए किसी, जैसे कहते नहीं मैंने जब मैं गरीबी में था तो मैंने कॉल अराउंड मेनी पीपल्स कि हमें सोल्यूशन मिल जाए। कॉल अराउंड मतलब होता है कि बहुत लोगों को कॉल करना ताकि हमें सोल्यूशन। कॉल आउट क्या होता है, कॉल आउट मतलब होता है बाहर बुलाना, ठीक है, या किसी का कॉल आउट मतलब बाहर बुलाना, जनरल मीनिंग होती है कॉल आउट, आई कॉल्ड आउट हिम या कॉल्ड हिम आउट, कॉल्ड हिम आउट मतलब उसको बाहर कर दिया और आई कॉल्ड आउट हिम मतलब उसको मैंने बाहर बुलाया, ठीक है। तो कॉल आउट मतलब होता है बाहर बुलाना और कॉल अराउंड मतलब होता है किसी को मतलब बहुत लोगों को ट्राई करना ताकि आपको जो चाहिए वो मिल जाए। जैसे मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया, आई कॉल्ड अराउंड मेनी पीपल टू गेट द बेस्ट कार अंडर 15 लाख, यानी 15 लाख के अंदर सबसे बढ़िया कार जानने के लिए मैंने बहुत लोगों को कॉल किया, तो कोई प्रॉब्लम थी उसके सोल्यूशन के लिए कॉल अराउंड होता है। कॉल अराउंड मतलब होता है कॉल मेनी फॉर समथिंग। तो आई डिसाइडेड टू कॉल आउट गलत है, आई डिसाइडेड टू कॉल अराउंड टू वेरियस बुक स्टोर इन द एरिया सी एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड, यानी कि कोई बुक जो हमें चाहिए। आई डिसाइडेड टू कॉल अराउंड वेरियस गर्ल इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम वांट्स टू मैरी मी, मैंने बहुत लोगों को लड़कियों को फ़ोन किया कि कोई लड़की मुझसे शादी करना चाहती, ये जानने के लिए, यानी कि हमने कॉल अराउंड मतलब बहुत लोगों को ट्राई करना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। क्लियर। आपने कहा इसको बताना है कि गलती क्या है। प्रदीप हुम इज़ अ टीचर, आपको मैंने क्या बताया, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट क्या बनता है हु, तो प्रदीप हु इज़ अ टीचर, हुम नहीं हु इज़ अ टीचर आल्सो वर्क्स है कंटेंट राइट। प्रदीप के बारे में हु इज़ अ टीचर, प्रदीप जो कि एक टीचर है। या अगर मान लो ऐसे बताया प्रदीप हुम द टीचर कॉल्ड, हुम कब सही होता, प्रदीप हुम द टीचर कॉल्ड आल्सो वर्क्स एज ए कंटेंट राइटर, प्रदीप जिसको मैडम ने बुलाया या जिसको टीचर ने बुलाया तब वहाँ पे हुम होता। लेकिन अगर प्रदीप के बारे में हुम इज़ अ डॉक्टर, नहीं हु इज़ अ डॉक्टर, हु सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेगा, यानी प्रदीप हु इज़ अ डॉक्टर। ये पता है मुझे अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी रीडिंग से आती है, ठीक है। प्रदीप हु इज़ अ डॉक्टर आल्सो वर्क एज गाइन, मान लो कि पीडियाट्रिशियन यानी कि जो डॉक्टर है वो पीडियाट्रिशियन के जैसे भी वर्क करता है। या प्रदीप whom the people call navigator also works, whom the people calls, whom के बाद सब्जेक्ट के सीधे बड़ाई नहीं, मतलब बता सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है। प्रदीप कौन सा प्रदीप, अब यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा प्रदीप कौन सा प्रदीप, अब जैसे प्रदीप लिखा अब लोग पूछेंगे कौन सा प्रदीप, हु इज़ अ टीचर, जो एक टीचर है। हुम इज़ अ टीचर नहीं, अगर पूछे जैसे दूसरा हुम कब सही होता, प्रदीप जिसको मैडम ने बुलाया, प्रदीप हुम द टीचर कॉल्ड, तो ये हुम का प्रयोग होगा जिसको लगाने पे, जिसको जहाँ पे लगाना होगा। हु मतलब कौन का, यानी जो, प्रदीप कौन सा जो टीचर है तो उसके साथ हु आएगा। प्रदीप दैट इज अ टीचर नहीं, हुज इज अ टीचर नहीं, हुइच इज अ टीचर नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया क्या कहा गया, आपको बताना है दिस इज एरर कोई है सेंटेंस में बताना। दिस लेसन नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फूड, आपने पढ़ा होगा एज मच एज का यूज पढ़ा है। अगर एज से तुलना करनी किसी चीज़ की तो एज मच है। दिस लेसन नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज
ये जो कम प्रसिद्ध बिल्डिंग है ये भी ताजमहल उतनी ही सुंदर है जितनी ताजमहल है, ये कहना था। तो एज मच के बाद एज का प्रयोग होता है। देखो, दिस लेसन नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज, दो चीज़ों की तुलना की गई है तो एज मच एज, दो चीज़ों की तुलना की गई और बराबर रखा गया तो एज मच एज का प्रयोग होता है। दिस लेस नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज मच ब्यूटीफुल देन द, हमें सेंस नहीं बदलना है, हमें सेंटेंस का मतलब वही रखना है, बस ग्रामर सही करना है। यानी कि दिस लेसन नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट, एज मच एज का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट की बात की, गर्ल्स हैव बीन डॉट 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 ऑफ मेनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर द ईयर्स। स्केपगोट मतलब होता है बलि का बकरा, साइट्स मतलब होता है कोई साइट, विक्टर्स मतलब होता है विजेता होता है, विक्टर मीन्स विजेता। तो आपने कहा गर्ल्स हैव बीन मेनी क्राइम का क्या होता है विक्टिम्स, यानी कि गर्ल्स हैव बीन क्राइम ऑफ मेनी विक्टिम्स इन इंडिया फॉर ईयर्स। पहला सेंटेंस कंप्लीट और हमने एक प्रश्न कर लिया। द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज, यहाँ पे द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज फीमेल फर्टिसाइड इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द, फर्टिसाइड क्या होता है जब गर्ल्स को उम्र में यानी कि गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो द मोस्ट फियरफुल क्राइम वॉज फीमेल फर्टिसाइड इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द उम्ब, यानी बच्चे मतलब भ्रूण की ही हत्या कर दी जाती थी, यानी उम्ब में ही मार दे, गर्भ में ही मार दे। आंत में होता है नहीं, लीवर में होता है, किडनी में होता है नहीं, उम्ब में होता है, तो यहाँ उम्ब हो गया। ठीक है, ऑफ द मदर आफ्टर, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड, यानी कि ये सबसे मोस्ट फेयरफुल क्राइम जो था वो था फीमेल फर्टिसाइड, जिसमें गर्ल्स को मार दिया जाता था गर्भ में ही, कब, जब मदर ऑफ द मदर आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड में जेंडर पता चलता था, बच्चियों को मार दिया जाता था उम्र में ही। ठीक है, अगला क्या कहा गया, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड, बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या था, कैंपेन था ना, कैंप फायर नहीं, कैंप फायर मतलब क्या होता है, कैंप फायर मतलब होता है आग लगाना या अलाव कह सकते हैं। अंडरटेकिंग एंटरप्राइज ये अलग चीज़ है, हमें पता है कि एंटरप्राइजेस तो आपको पता होगा अंडरटेकिंग साइन होती है। ठीक है, सेव द गर्ल चाइल्ड क्या था, मुहिम था, कैंपेन था, यानी सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, क्या लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, कैंपेन टू इन जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शंस ऑफ फीमेल फिटस बोलते हैं ना, फीमेल फिटसेस। ठीक है, क्या है, कहाँ में पहुँचा हुआ था, हाँ यहाँ, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शंस टू फीमेल फिटसेस एज वेल एज अदर क्राइम्स। किस अदर क्राइम्स, गर्ल चाइल्ड, अब यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, अदर क्राइम्स, क्राइम किसी के अगेंस्ट किया जाता है, तो एज वेल एज अदर क्राइम्स। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ो, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फिटसेस, फिटेस या जो भी पढ़ते हो, मैं तो फिटसेस पढ़ता हूँ, ऑफ फीमेल फिटसेस एज वेल एज अदर क्राइम्स अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। सेव द गर्ल चाइल्ड किस कैंपेन का मोटो क्या था, कि किसी गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट कोई क्राइम ना होने पाए, तो यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग होगा। तो ये आपका था 31वां प्रश्न। ठीक है, 32वां प्रश्न यहाँ पे था, इसमें ऑप्शन देखो, अक्रॉस द गर्ल चाइल्ड नहीं, थ्रो द गर्ल चाइल्ड नहीं, फॉर द गर्ल चाइल्ड, अदर क्राइम्स अगेंस्ट होता है, क्राइम अगेंस्ट होता है। तो ये फ्रेजल वर्ड में आपने पढ़ा होगा, क्राइम अगेंस्ट यानी कि किसके खिलाफ, किसके मतलब क्राइम किस पे होता है, इसको क्राइम अगेंस्ट कहते हैं। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट पुअर्स, तो ऐसे बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये पढ़ने से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद है पैसेज, जो मेरा अगर इस पे रिव्यू अच्छा रहा तो मैं करूँगा, देखूंगा कि पैसेजेस भी करवा दूँ, हालांकि 32 प्रश्न कम नहीं होते। तो 8 प्रश्न आपके CHSL में आया था पैसेजेस से, जो कि मैं बाद में करवा दूंगा। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने देखा ओकैब जो पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ग्रामर कोई भी अजीब तड़प नहीं था, जो लोग पूछते ग्रामर का अजीब ही रूल पूछ लिया गया था, नहीं, ग्रामर बेसिक रीडिंग और बेसिक ग्रामर अगर आपको आता है, सिंगुलर वर्ब एक्टिव पैसिव सब आता है, तो ये हो जाएगा। आपका क्लोज टेस्ट जो था वो सीधे सीधे रीडिंग से हो जाता, एक बार रीडिंग करते और कुछ भी कठिन वर्ड भी नहीं था। ठीक है, बाकी क्या था, बाकी एरर फाइंड करने, ग्रामर बहुत बेसिक सा था। और क्या था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो कैब जो पोर्शन था वो कैब पोर्शन भी प्रीवियस ईयर बेस्ड था। साथ ही साथ एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका मीनिंग आप नहीं जानते होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कैसा लगा। बाकी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप जाके मेंस का CGL CHSL सबके मेंस का सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी चैनल पे स्टार बैच अपना बेस्ट मैथमेटिक्स बैच अवेलेबल है, डू चेक इट आउट प्लीज़, एक बार चेक करना उसकी कोई वीडियो, फिर आपको पता चलेगा मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हो, मैथमेटिक्स का बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, बंदे मातरम एंड जय जय हिंद।